हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज फिर हम क्लास 9th के NCERT मैथ का नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके प्रश्नों का सल्यूशन लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो देखा जाए एक्सरसाइज 1.4 क्या है, उसमें किस तरह के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में, क्वेश्चन फर्स्ट, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। हम सॉल्यूशन या हल से ही इन संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। संख्याएं समझ में आ जाएंगी कि प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। कुल मिलाकर बच्चों इसमें 5 संख्याएं दी हुई हैं। 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में और उन पांचों में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहली संख्या है हमारी दी गई संख्या यह है 2 - √5। 2 - √5। बच्चों, यह हम पिछले वीडियोज में ही बता चुके हैं कि एक तो यह बताए हैं कि √2, √3, √5, √7 इस टाइप की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। दूसरा चीज हम यह भी बताए हैं, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव अपरिमेय होता है। और दूसरी चीज ये बताए हैं कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय होता है। यहाँ देखो बच्चों, यह जो 2 है यह एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। बीच में माइनस चिन्ह लगने का मतलब कि इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर किया गया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है।
और इस तरह से जो सब्ट्रैक्शन प्राप्त होगा हमें, जो दोनों का अंतर प्राप्त होगा, डिफरेंस प्राप्त होगा, वह पिछले बताए गए नियमानुसार निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या हो। यहाँ हम कारण मेंशन करते हुए बताएंगे कि चूंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर योगफल नहीं बल्कि अंतर है, तो हम लोग अंतर वाले को ही मेंशन करेंगे। अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो गया। हमारी दूसरी दी गई संख्या है, दी गई संख्या यह है 3 प्लस √23, 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। बच्चों, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम इस दी गई संख्या को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। और यहाँ सरल करने में सिर्फ एक स्टेप है कि हम ब्रैकेट को ओपन करें। तो यहाँ हमको मिलेगा कि 3 प्लस √23 माइनस √23। ऐसा करते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस √23 है, यहाँ पर माइनस √23 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे और सिर्फ बच जाएगा 3। अब 3 को हम भली भांति जानते हैं, यह एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या ये पार्ट्स भी हमारा हल होगा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। अब थर्ड पार्ट पर हम चलेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 2√7 बाई 7√7।
यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, देखने से ही लग रहा है कि इस √7 से यह √7 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2/7। यह बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि यह संख्या p/q के रूप की है। p और q यानी 2 और 7 दोनों ही पूर्णांक हैं, और q अर्थात डिनोमिनेटर 7 है, 0 नहीं है। यह संख्या एक परिमेय संख्या के सभी गुणों को संतुष्ट करती है, अर्थात अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या क्वेश्चन का 4th पार्ट है। इसमें दी गई संख्या है 1/√2। वैसे इस 1/√2 की अपरिमेयता को हम लोग सिद्ध करके हल कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। यहाँ हमको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अपने तर्कों के माध्यम से केवल ये क्लासिफाई कर दें कि यह परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो यहाँ ये जो ऊपर है 1 है, जो कि एक परिमेय संख्या है, और नीचे √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यह संख्या एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के भागफल के रूप में लिखी हुई मिल रही है। और ऐसी संख्याएं हम बता चुके हैं कि अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ कारण मेंशन करते हुए लिखेंगे कि चूंकि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये पार्ट भी हल हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को भी हल किया जाए। इस क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमारी गिवन नंबर यानी दी गई संख्या 2π है। यहाँ भी अभी जो हम लोग 4th पार्ट में रीजन मेंशन किए हैं कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अशून्य
एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल दोनों ही अपरिमेय होते हैं, तभी इसके पिछले पार्ट में संख्या हमको एक ये क्या था, अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के भागफल के रूप में दी गई थी। यहाँ पर 2 और पाई का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और हम जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यह गुणनफल भी हमें एक अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगी। तो यहाँ हम लिखें कि चूंकि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीट हुए। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को सरल कीजिए। प्रत्येक संख्या को सरल कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट की तरह इसमें भी कई पार्ट्स हैं, यानी 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और एक एक पार्ट को हमें सरल करके और लास्ट में ये देखना है कि कौन सी एक सिंपल नंबर हमें मिल रही है। तो पहला हमारा गिवन नंबर है
दी गई संख्या ये हमारी दी गई संख्या है बच्चों 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज 2 + √2 यहां बच्चों इस ब्रैकेट में भी 2 नंबर हैं, इस ब्रैकेट में भी 2 नंबर हैं। जब 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन न दिख रहा हो तो उसको ये समझा जाता है कि हमें दोनों कोष्ठक की संख्याओं को, दोनों ब्रैकेट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में कुछ सावधानी ये रखनी है कि सबसे पहली तो बात ये होगी कि इस ब्रैकेट का यह फर्स्ट नंबर ले लो और बारी बारी से इस दूसरे ब्रैकेट के एक एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो। मल्टीप्लिकेशन में हमें चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझते होंगे। अगर भूल भी गए हों तो मैं इसका रिवीजन करा देता हूं। अगर किसी धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से गुणा होता है तो गुणनफल भी धनात्मक होता है। अगर किसी ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से गुणा हो तो वहां पर भी गुणनफल धनात्मक होता है। और यदि एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में गुणनफल ऋणात्मक हो जाता है। एक तो यह याद रखना है। दूसरा चीज, चूंकि यहाँ पर कर्णी चिन्ह के अंदर लिखी हुई संख्याएं दिख रही हैं तो कर्णी चिन्ह के अंदर लिखी हुई संख्याओं को हम कर्णीगत राशि कहते हैं। उनके गुणा में हमें विशेष रूप से 2 बातों का ही ध्यान रखना है। पहला तो ये बच्चों, जैसे मान लो कि अगर हम √2 × √2 यानी 2 ऐसी संख्याएं हो जिनकी कर्णीगत राशि सेम हो, दोनों कर्णी में एक ही संख्या दिख रही हो, तो जो ऐसी संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो सिर्फ इन दोनों पर से कर्णी चिन्ह हट जाता है और हमें 2 मिलेगा। यह नियम केवल √2 को ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसी संख्या तुम्हें दिखे कि 2 कर्णी वाली संख्याओं का गुणा करना है और दोनों कर्णी में एक ही संख्या लिखी गई है तो उसका गुणनफल उसी संख्या को एक बार लिखो और बिना कर्णी का लिखो। मेरी बात अब समझ में आ रही होगी। अगर हम यहाँ लिखे कि √3 × √3 इट मीन्स 3, √4 × √4 इट मीन्स 4, √5 × √5 इट मीन्स 5। हमें उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी चीज को दूसरे रूपों में लिखा जाता है। जैसे एक ही संख्या का अगर 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो हम लिखते हैं कि √2, और अगर इस पर स्क्वायर भी हम लगा दें तो यही प्राप्त होता है। √3 इस पर 2 बार लिखे √3 × √3 या हम √3 का स्क्वायर कर दें तो भी वही संख्या हमको प्राप्त होगी कि यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या पर से केवल कर्णी का चिन्ह हटा दिया जाए। एक तो यह ध्यान रखना है।
दूसरा ये ध्यान रखना है कि मान लो जैसे यहाँ एक करणी के अंदर 2 लिखा हुआ है और दूसरी करणी के अंदर 3 लिखा हुआ है, मतलब दोनों करणीगत राशियां अगर सेम नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई करते समय हम करणी का साइन लगा करके इन दोनों करणीगत राशियों का गुणा करके लिखते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाले हैं, समझने लायक हैं, समझने वाले नहीं सॉरी समझने लायक हैं। इनको प्रयास करें आप लोग समझने का। अगर करणी वाली सेम संख्या है तो सिर्फ उसको, और वो भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 से ज्यादा बार के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, अगर √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार अगर मल्टीप्लाई करना हो तब ये नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई करणीगत राशि सिर्फ 2 बार आई है और उन दोनों का मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या पर से सीधे सीधे करणी हटा दो। जब 2 से ज्यादा बार आएगी तो उस स्थिति को भी मैं स्पष्ट करूंगा। यहाँ सिर्फ तुम्हें इतना ही तक ध्यान रखना है कि जब किसी रूट वाली संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो तो उस पर से केवल रूट हटा दो। और जब इस तरह की स्थिति आए कि अगर 2 करणीगत राशियां हैं, दोनों में हमें गुणा करना है और दोनों करणीगत राशियां भिन्न भिन्न हैं, तो एक ही करणी के अंदर उन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखते हैं। तो देखा जाए इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम इस 3 के साथ पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि 3 भी प्लस है और 2 भी प्लस है तो सीधे इसका मल्टीप्लाई करके हम 6 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 भी प्लस है और √2 भी प्लस है तो फिर हम प्लस साइन लगाएंगे। अब 3 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखेंगे 3√2। इस 3 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ करना है तो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाओ। √3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो लिखो कि 2√3। और फिर ये भी प्लस प्लस साइन लगा। √3 में √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो जैसे अभी हम बताए या रूट के अंदर 6 मिलेगा। अब यहाँ 6 प्लस, यहाँ देखो रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 6 है। मतलब ये सजातीय करणी नहीं है। सजातीय करणी का मतलब कि अगर रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार मिले तो ऐसी करणी को हम सजातीय करणी कहते हैं। और उस तरह की करणी वाली राशि एक में जोड़ी या घटाई जा सकती है, संक्षिप्त की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर सजातीय करणी न हो, अर्थात करणी चिन्ह के अंदर अलग अलग संख्याएं मिल रही हों, तो फिर वो जैसे हैं एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाएगा। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। और यहाँ ये हमारी दी गई संख्या सरल हो गई, सॉल्व हो गई। ये हमारा आंसर मिला। सॉल्व डन लिख करके यहाँ अगर आंसर लिख दो तो ये बेटर होगा। इस क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दी गई संख्या, हमारी दी गई संख्या है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस √3।
बच्चों इसको सरल करने के दो मेथड है। इसको सरल करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो वही जैसे हम पार्ट 1 को सिंप्लीफाई किए हैं उसी तरह इसका सिंप्लीफाई कर दें, और उसी तरह करके अभी हम दिखा रहे हैं। फिर सेकंड मेथड भी अप्लाई करेंगे। इस 3 को लेकर के इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस प्लस हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। इस 3 में ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन लगेगा, 3√3। और इसका करेंगे तो चूंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस साइन के साथ 3√3, और यहाँ देखो √3 और √3, एक तो प्लस और माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे? 3 पाएंगे। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस का 3√3 है और ये प्लस का 3√3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, तो 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो सिंपली हमको 6 मिलेगा। ये एक मेथड रहा जिस मेथड से हम लोग पार्ट 1 को सिंप्लीफाई किए हैं, वैसे इसको कर लिए। एक हमारा इसी में सेकंड मेथड ये भी होगा, यहीं पे कर दे रहा हूं सेकंड मेथड। बच्चों एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है और एक में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला हमको मिलता है a² माइनस b²। यानी एक ब्रैकेट में दो संख्याएं जोड़ करके लिखी गई हैं, और अगर दूसरे ब्रैकेट में यही दोनों संख्याएं घटा करके लिखी गई हैं, तो इस पूरे का मान मिलता है कि पहली संख्या का स्क्वायर करो और माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, जिस चीज को आप लोग वर्गांतर या स्क्वायर डिफरेंस के नाम से जाने हो। तो वहां हम जो चीज बताए हैं यह चीज यहां भी अप्लाई हो सकता है। इस फर्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है और यहाँ सेकंड में 3 माइनस √3 है। अगर हम इस 3 को a माने और √3 को b माने तो a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, a प्लस b a माइनस b। इस सूत्र के अनुसार a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और माइनस अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि √3 इंटू √3 का हो वो अभी 3 मिलेगा, या √3 का स्क्वायर करे तो अभी हमको 3 मिलेगा। यहाँ वही ओवरऑल हमको इसका आंसर 6 मिला। तो आपकी मर्जी, ऐसे करो अथवा ऐसे करो, दोनों मेथड से इस प्रश्न को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट। ये थर्ड पार्ट में हमारा गिवन नंबर है, दी गई संख्या ये दी गई संख्या है 5 प्लस √2, 5 प्लस
√2 होल स्क्वायर। अब यहाँ इस तरह का फार्मूला आप लोगों का एक चिर परिचित फार्मूला है, बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक फार्मूला ये होता है कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में हम b का स्क्वायर लिखते हैं। इस सूत्र को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम ये मानेंगे कि ये जो 5 है यह a है और जो √2 है वह b है। इसके अनुसार यह 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 5 और b मीन्स √2 प्लस √2 स्क्वायर, ये हमको 25 बन के मिलेगा। यहाँ 2 5 या 10 √2 और प्लस ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया। एक मिस्टेक हुआ है बच्चों, इसको सुधार लिया जाए। ये हमारा गिवन नंबर यहाँ पे भी √5 है, तो यहाँ भी रूट लग जाएगा। अब अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 पाएंगे, इन दोनों का करेंगे तो 2। अभी बताओ यहाँ पर √5 इंटू √2, पहले बताए गए नियमानुसार यह रूट में 10 हो जाएगा और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 और 2 ऐड हो जाने लायक है तो 7 प्लस 2√10, ये हमारा आंसर हो गया। जो 4th पार्ट है इसमें दी गई संख्या है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और सेकंड ब्रैकेट में है √5 प्लस √2। अभी हम ये सेकंड पार्ट में इस टाइप का क्वेश्चन हल कराए थे, जिसको हम 2 मेथड से हल किए थे। वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। तो अब यहाँ हम 2 मेथड से न करके स्क्वायर डिफरेंस वाला अगर मेथड लगाते हैं तो यहाँ a की जगह पर √5 है, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस करके b की जगह पर √2 है, इसका स्क्वायर कर दो। √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा और √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा। ओवरऑल ये संख्या 3 बनकर मिलेगी। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 3 है बच्चों,
से। आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, मान लीजिए सी, और उसके व्यास और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यदि पाई बराबर अर्थात, यदि नहीं अर्थात पाई बराबर C/D है, यह इस तथ्य का इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, कि पाई अपरिमेय है, कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे?
बच्चों स्टेटमेंट इसका बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में यह एक तार्किक प्रश्न है। इसमें किसी विशेष प्रकार के सूत्र फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप लोग इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी परिधि को यहाँ सी से डिनोट किया गया है, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को डी से डिनोट किया गया है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सी बाई डी, यानी पाई बराबर परिधि बटा व्यास है। यहाँ ये समझते रहना है कि पाई बराबर सी बटा डी लिखने का मतलब कि पाई बराबर परिधि बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ अंतर विरोध की बात सिर्फ इसलिए की गई है कि यहां लिखा गया है कि पाई बराबर सी बाई डी, अर्थात अगर यह पाई अपरिमेय संख्या है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जब पाई अपरिमेय है तो सी बाई डी भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक्चुअल में सी बाई डी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, या जो भी तुमको पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो भी बताएंगे कि यह सी बाई डी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि यहाँ देखने से लग रहा है कि पाई बराबर सी बाई डी, यानी यहाँ अगर ये अपरिमेय है तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होगा। अगर ये अपरिमेय है तो यह भी अपरिमेय होना चाहिए। और सत्य यह है कि सी बाई डी एक अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। यही यहाँ पर अंतर विरोध वाला प्रश्न है कि इस अंतर विरोध का आप निराकरण कैसे करें। तो बच्चों देखो यहाँ क्या हम लोग तर्क दे सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखो या निराकरण लिखो या जस्टिफिकेशन लिखो, जो तुम्हारी इच्छा हो। यहाँ कुछ बातें मैं रफ में बता रहा हूं। देखो बच्चों, अगर एक ये वृत्त है, इस वृत्त का यहाँ केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है, तो परिधि का मतलब होता है कि ये जो हमको एक गोलाकार आकृति में जो रेखा दिख रही है, इस रेखा की लंबाई को ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। थोड़े समय के लिए ये आप मान लें कि आप एक पतला सा तार लिए हैं और उस पतले से तार की लंबाई, सपोज करो थोड़े समय के लिए कि वह तार की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। जब उसी तार को हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस तरह मोड़ें कि वह एक वृत्त बना ले, तो जो उस तार से बना हुआ वृत्त होगा, उस वृत्त की परिधि भी 15 cm ही होगी। या अगर पहले से किसी तार को मोड़ करके ऐसा वृत्त बनाया गया है, हमको पता नहीं है कि उस तार की क्या लंबाई है, लेकिन अगर पतले तार से ही वृत्त बना हुआ है तो इस तार को यहां से अगर काट दिया जाए और काट करके इस दोनों सिरों को बिल्कुल सीधा कर दें हम, तो जो उस तार की लंबाई मिलेगी वही उस तार से बने हुए वृत्त की परिधि मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी चीज
किस परिधि का अगर त्रिज्या इसकी r है तो परिधि का फार्मूला बनता है 2πr, और अगर त्रिज्या r है तो इसका व्यास बनता है 2r। तो जो ऊपर भी 2r है नीचे भी 2r है, यह तो सेम संख्या है। ऊपर के 2r से नीचे का 2r अगर कैंसिल हम कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ पाई बचता है। तो हमारे पाई बराबर c/d लिखने से इस प्रकार के किसी अंतर विरोध की संभावना नहीं है कि अगर पाई अपरिमेय है तो c/d भी अपरिमेय होगा। दूसरे तरीके से अभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि यह अभी अभी जैसे बताया हम कि यह जो C होता है, यह C इस गोलाकार रेखा की लंबाई होती है, और जो D है इस वृत्त का व्यास होता है। तो हम उसकी परिधि की माप करें, व्यास की माप करें, किसी भी डिवाइस से हम माप करें, स्केल से माप करें या दूसरे किसी यंत्र से माप करें, जब भी हम कोई लेंथ की माप करेंगे, किसी लंबाई की माप करेंगे, तो वह या तो एग्जैक्ट अथवा कुछ लगभग में ही अगर कहा जाए तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम यह मार्कर लिए हैं, इस मार्कर की लंबाई को अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, किसी भी यंत्र से मापते हैं, तो कुछ तो इसकी लंबाई हमको मिलेगी। वह लंबाई एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर C का मान भी परिमेय संख्या और D का मान भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। अतः यहाँ पाई बराबर c/d लिखने से किसी अंतर विरोध की संभावना नहीं। यहाँ स्पष्टीकरण में केवल हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में हम इतना ही लिख दें कि वृत्त की परिधि अथवा वृत्त के व्यास की किसी भी युक्ति से मापन करने पर ये दोनों परिमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। अतः यहां किसी अंतर विरोध की संभावना समाप्त हो जाती है। Take the screenshot.
माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 2 प्रश्न और भी छूटे हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने में और विशेष रूप से समझाने में ज़्यादा समय लगेगा और इस कारण से यह वीडियो लंबी हो जाएगी। अतः मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस शेष बचे हुए प्रश्नों के साथ साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी प्रश्नों को टेकअप करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।